नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज एक मैं बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही गहन विषय पर बात करने जा रहा हूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे तथ्य जुटाए हैं, बहुत सारी जानकारियां जुटाई हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो दावे करता है अपने पूर्णतः भारतीय होने का, ओरिजिनल होने का, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसने नकल किया है। इस समय वो लगातार ये प्रचार कर रहा है, पूरा संघ परिवार लगा हुआ है कि थॉमस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, शिक्षा व्यवस्था ने पूरे देशवासियों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया और बल्कि वो तो नेहरू, गांधी, पटेल सबको इसी डंडे से हाँकने में लगा हुआ है कि जो भी आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, चलाने वाले लोग थे, वो भी मैकाले की ही शिक्षा पद्धति के गुलाम होकर आज़ादी की कल्पना कर रहे थे। उनमें भारतीयता नहीं थी। भारतीयता तो केवल आरएसएस में थी। उसकी जो विचारधारा है भारतीय विचारधारा है, उसका जो सोच है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, वो सब कुछ भारतीय है। लेकिन है क्या? जो दावा वो कर रहा है उसमें थोड़ी भी रंच मात्र भी सच्चाई है क्या? आज मैं बाकायदा किताबों के हवाले देकर, शोध पत्रों के हवाले देकर आपको बताने जा रहा हूं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी विचारधारा, पूरी रणनीति, पूरे तौर तरीके यूरोप से आयातित हैं। उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है इस हिंदुस्तान का। वो जब भारतीयता कहता है तो भारतीयता का मतलब भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, मनन, उसका कोई भी उसमें अंश मात्र भी नहीं होता है। वो दरअसल पूरी तरह से यूरोपीय राष्ट्रवाद, बल्कि यूरोप में भी दो तरह के राष्ट्रवाद थे, उसकी भी मैं बातचीत करूंगा। उसने यूरोप से एक खास तरह के राष्ट्रवाद को उठाया और अपनी विचारधारा बनाया और उसी पर पूरा संगठन खड़ा हुआ और आज तक उसी संगठन, उसी विचारधारा पर चल रहा है। तो इसको अगर पूरी तरह से देखना हो तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आरएसएस बना, कौन लोग थे आरएसएस को बनाने वाले, उनका सोच क्या था, उन्होंने कहाँ से विचार और कहाँ से प्रेरणा ली, कहाँ से आइडिया इकट्ठे किए और फिर आरएसएस के रूप में आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं आरएसएस के। पहले हैं विनायक दामोदर सावरकर, दूसरे हैं बालकृष्ण शिवराज मुंजे और तीसरे हैं हेडगेवार। ये तीनों नेता इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर के मॉडल से प्रेरित थे और उनकी प्रेरणा से वो जो कर रहे थे वहाँ, उसी को आधार बनाकर, उसी को मॉडल बनाकर उन्होंने यहाँ सैन्यकृत, मिलिटरलाइज्ड, नस्लीय शुद्धता, रेस के आधार पर प्योरिटी और इस पर आधारित एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना उन्होंने की थी। हिंदुत्व ने यूरोपीय मॉडल से शुद्ध आर्य नस्ल और एक छत्र नेतृत्व की अवधारणा उधार ली थी और उसके आधार पर यह संगठन बना था। ये कोई दावा नहीं है, ये कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं है, बल्कि अगर आप अभिलेखागार में जाएंगे, आर्काइव्स में जाएंगे, दस्तावेज देखेंगे, डायरिया देखेंगे, नेताओं के लेखन देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो उन शोध पत्र देखेंगे तो सब जगह आपको ठोस सबूत, ठोस प्रमाण मिलेंगे, प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेंगे, जिनसे आप आराम से समझ सकते हैं कि आरएसएस कैसे बना, किन विचारों से बना, कौन थी उसके प्रेरणा के स्रोत। इसको कुछ हिस्से में लेते हैं। पहले लेते हैं संगठन और रणनीति का जो पूरा खेल है आरएसएस का,
वो कैसे यूरोप से आया। इसका पहला जो स्रोत था, या यूरोप तो था ही, उससे लाने वाले थे बीएस मुंजे। इटली की यात्रा की थी उन्होंने, और इटली का जो मुसोलिनी का फासिस्ट मॉडल था उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो आरएसएस की जो आप देखते हैं पैरामिलिट्री शैली, जिसमें वो डंडा लेकर मार्च करते हैं और हथियारों की पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें ये इटली के उसी से आए हैं। दैनिक शाखाएं इटली में भी लगती थी। वर्दी, यहाँ तक कि वर्दी भी उसने इटली से कॉपी की थी, और जो पूरा डिसिप्लिन और जो यूथ को ट्रेनिंग देनी है वो सारा कुछ इटली के फाशिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बालिला से प्रेरित थी। इटली में बालिला नाम का एक फासिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी ये पूरी पैरामिलिट्री शैली थी। रोज शाखाएं लगती थीं, उनकी अपनी यूनिफॉर्म थी और एक डिसिप्लिन था, उनको एक खास तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये सब मुंजे ने वहाँ जाकर जाना, और हेडगेवार के वो मेंटर भी थे। हेडगेवार को उन्होंने, और शुरुआत में सहयोगी भी थे, उनको ये सारी चीज़ें उन्होंने दी। और उन्होंने 1931 में इटली का दौरा किया, जहां उन्होंने मुसोलिनी से मुलाकात की और फासिस्ट संगठनों का और अध्ययन किया। मुंजे की डायरी अगर आप पढ़ लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आरएसएस को इसी मॉडल पे ढालने का निश्चय किया गया था। अब मुंजे की डायरी के कुछ उद्धरण भी मैं आपको सुना देता हूं, जो 1931 में मुसोलिनी से मुलाकात के बाद उन्होंने लिखे। वो लिखते हैं, मैंने आज सुबह दोपहर को बालिला देखा, जो इटली का फासिस्ट संगठन है, और उस फासिस्ट संगठनों को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। इटली को उनके विकास और समृद्धि के लिए इनकी ज़रूरत है। हर महत्वाकांक्षी और बढ़ते हुए राष्ट्र को ऐसे संगठनों की ज़रूरत है। सिन्योर मुसोलिनी, जो बहुत प्रसन्न दिखे, ने कहा, धन्यवाद, लेकिन आपका कार्य कठिन है, फिर भी मैं आपको सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। अब आप सोचिए कि मुंजे मिलते हैं, उनको बधाई देते हैं, वो उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो मुसोलिनी और मुंजे जो कि मेंटर हैं हेडगेवार के, वो और ये सारी चीज मार्जिया कोसोलोरी हैं, जिन्होंने जो पूरा एक लेख लिखा था, हिंदुत्वास फॉरेन टाइप इन द 1930s, उसमें ये पूरे आर्काइवल एविडेंस के साथ ये पब्लिश किया था। फिर मुंजे जब भारत लौटे तो उसके बाद उन्होंने 1932 में केसरी नामक अखबार में साक्षात्कार दिया और उसमें कहा, नेताओं को जर्मनी के यूथ मूवमेंट्स और इटली के बालिला तथा फासिस्ट संगठनों की नकल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये भारत में विशेष परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर पेश किए जा सकते हैं। मैंने इन आंदोलनों को अपनी आंखों से हर विवरण में देखा है और बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये मुंजे कह रहे हैं, रिकॉर्ड में है। आप सोच लीजिए, आरएसएस दावा कर रहा है, कह रहा है मैकाले ने ये कर दिया, वो कर दिया, गुलामी, मानसिक गुलामी वगैरह। ये असली मानसिक गुलामी है जो यूरोप से आरएसएस ने अडॉप्ट की थी। फिर मुंजे ने 1934 में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के मिलिट्री स्कूलों से प्रेरित थी। और ब्रिटिश की जो खुफिया रिपोर्ट थी उसमें ये चेतावनी भी दी गई थी कि ये संघ भविष्य के भारत में इटली के फासिस्ट और जर्मनी के नाजियों जैसा बनना चाहता है। ये पहले दिन से स्पष्ट है कि उसका रास्ता क्या था और किस रास्ते पर चलकर ये पूरा संगठन डेवलप किया गया, उसके उसूल क्या थे, उसके लक्ष्य क्या थे। अब देखिए हेडगेवार और फासीवाद पर चर्चा। हेडगेवार ने आरएसएस को एक सैन्यकृत संगठन बनाया जो फासिस्ट अनुशासन पर आधारित था। अब उनके उद्धरण पर आते हैं। 31 जनवरी 1934 को हेडगेवार ने कावड़े शास्त्री द्वारा आयोजित फासीवाद और मुसोलिनी पर सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुंजे ने समापन किया। 31 मार्च
34 को हेडगेवार, मुंजे और लालू गोखले की बैठक में चर्चा हुई पूरे भारत में हिंदू धर्म का मानकीकरण। लेकिन ये आदर्श तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक हमारे पास अपना स्वराज न हो, जिसमें हिंदू शिवाजी जैसा तानाशाह हो या वर्तमान इटली या जर्मनी का मुसोलिनी या हिटलर। अब ये आप आखिरी लाइन देख लीजिए, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हमें इटली और जर्मनी की तरह मुसोलिनी और हिटलर जैसा नेता चाहिए। ये है उनकी कल्पना भावी भारत के, और उसको किस तरह से ढालना चाहते थे। अब आप आइए सावरकर पर। सावरकर, गोलवलकर और उनका जो पूरा कंसेप्ट था शुद्ध आर्य नस्ल का सपना, वो भी आप उस पर हम लोग आते हैं। तो गोलवलकर की किताब से उद्धरण लेते हैं। इसमें जो उन्होंने किताब लिखी है, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये 1939 में किताब लिखी गई थी। लिखते हैं वो, जर्मन रेस प्राइड अब चर्चा का विषय है। नस्ल और संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों को देश से साफ करके दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ रेस प्राइड अपने उच्चतम स्तर पर प्रकट हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखाया कि जड़ों तक अलग रेस और संस्कृतियों को एकजुट करना कितना असंभव है। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा सबक है। यानी वो हिटलर जो यहूदियों का सफाया कर रहा था, उससे सीख रहे थे कि हमें हिंदुस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये उनकी जो किताब मैंने बताई, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, के पृष्ठ नंबर 34 और 35 में है। अल्पसंख्यकों के लिए गोलवलकर ने क्या लिखा है, अगर हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है तो जो लोग यहाँ रहते हैं लेकिन हिंदू रेस, धर्म और संस्कृति से नहीं है, उनका क्या होगा। विदेशी रेस को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी। यानी मुसलमान ईसाइयों को हिंदू संस्कृति में ढलना पड़ेगा, हिंदू की भाषा लेनी पड़ेगी, हिंदू धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र की महिमा के अलावा कोई भी विचार नहीं रखना होगा, या फिर हिंदू राष्ट्र के अधीन रहें, कोई दावा न करें, कोई विशेषाधिकार न मांगे, यहाँ तक कि नागरिक अधिकार भी नहीं। ये पृष्ठ संख्या 45 और 48 में आपको मिल जाएगा। फिर उन्हीं की किताब बंच ऑफ थॉट्स पर चलते हैं जो 1966 में आई थी। उन्होंने वो लिखते हैं, ईसाइयों ने यहूदियों पर क्राइस्ट के हत्यारे का लेबल लगाकर हर तरह के अत्याचार किए। हिटलर कोई अपवाद नहीं, बल्कि 2000 वर्षों के इस ईसाई उत्पीड़न का चरम है। यहाँ भी वो हिटलर को जस्टिफाई कर रहे हैं जो उसने कत्लेआम किया यहूदियों का, ये कहते हुए कि यहूदियों ने ईसाइयों का उत्पीड़न किया था 2000 वर्षों तक, कथित रूप से उसका बदला लिया है। सावरकर का एक उदाहरण देखिए, 1938 में जो कहा था उन्होंने, एक राष्ट्र बहुमत द्वारा बनता है। जर्मनी में यहूदियों ने क्या किया, अल्पमत होने पर उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया। ये वो भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए भी कह रहे हैं कि उन्हें निकाल देना चाहिए और न निकलें तो यहाँ पर दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर रहें। फ्रेंच, बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेंच हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, क्रिस्टोफ ज़ेफर लो, उनकी किताब है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ये 1996 में आई है। उन्होंने लिखा है, आरएसएस की पैरामिलिट्री शैली और अनुशासन पर जोर इसे फासिस्ट जैसा बनाता है, हालांकि ये राजनीतिक सत्ता हथियाने से परहेज करता है। फ्यूहरर प्रिंसिप, एक नेता का सिद्धांत, और सैन्यीकरण हिटलर मुसोलिनी से लिया गया। ये है पूरा आरएसएस का आयातित विचारधारा। आप कुछ भी इसमें नहीं पाएंगे, कुछ भी इसमें भारतीय नहीं पाएंगे, सारा कुछ वहीं से लिया गया है। तो आरएसएस की जो आलोचना है मानसिक गुलामी की, वो सरासर निराधार झूठ है। हो सकता है कि मानसिकता पर असर पड़ा हो अंग्रेजी का, अंग्रेजीवाद का, लेकिन वो खुद अंग्रेज़ों से प्रभावित रहा है, फ्रांसीसियों से प्रभावित रहा है, इटालियन से प्रभावित रहा है, और उसमें भी यूरोप में अच्छा और दोनों तरह के राष्ट्रवाद थे, एक उदार था और एक
ये फांसीवाद वाला राष्ट्रवाद, उसने फांसीवादी राष्ट्रवाद को चुना और उसी के आधार पर आज भी वो संगठन खड़ा है। ये समझने की बात है। अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि यूरोप से में फांसीवादी राष्ट्रवाद ही था या हिटलर का जो नासीवाद था वही राष्ट्रवाद था। यूरोप में दोनों तरह के राष्ट्रवाद थे और दोनों ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद है इसकी ये जन्म ही यूरोप में हुआ है। भारत में इस तरह के नेशनलिज्म की कोई कल्पना ही नहीं थी। ये 19वीं और 20वीं सदी में ये बल्कि कहना चाहिए कि 300-400 साल में ये जन्मा है। 1648 में जो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, माना जाता है कि वहाँ से राष्ट्रवाद का जन्म होता है और 1918 तक उसका विकास होता जाता है। इसमें दोनों तरह के राष्ट्रवाद पैदा होते हैं। ये तय है कि आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप में पैदा हुआ, वहाँ दो तरह के राष्ट्रवाद थे। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आधुनिक राष्ट्रवाद की यूरोपीय जड़ें किस तरह से, कैसे वहाँ ये जन्मा। तो एक तो मैंने बताया कि 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, जिसमें पहली बार संप्रभु राष्ट्र राज्य की कानून को कानूनी मान्यता मिली थी और धर्म से अलग राज्य की अवधारणा आई थी। उसके पहले दुनिया भर में और भारत में भी धर्म राज्य के साथ जुड़ा रहता था। जो राजा होता था, जिस धर्म का या बादशाह होता था, वही धर्म उस रियासत का या राज्य का या उनका देश जो छोटा बड़ा होता था उसका होता था। फिर आती है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 और 1799 के बीच हुई थी और इसमें राष्ट्र को नागरिकों का समूह बताया गया था पहली बार, और एक भाषा एक राष्ट्र का विचार आया था इस राष्ट्रवाद से। फिर 1800 से 1848 तक एक रोमांटिक नेशनलिज्म भी आया, जिसमें भाषा, संस्कृति, इतिहास और जो एथनिक नेशनलिज्म है वो सब मिला जुला था। ये जो राष्ट्रवाद आया था इसी का प्रयोग जर्मनी और इटली में किया गया, बाकी देशों में नहीं किया गया। 1919 के बाद जो वर्सेलिल्स की संधि हुई थी उसमें आत्मनिर्णय का अधिकार का आया। हर जाति समूह को अपना राष्ट्र राज्य मिलना चाहिए। इससे मध्य पूर्व राज्यों में दर्जनों नए राष्ट्र बन गए। तो ये यूरोपीय राष्ट्रवाद के दो प्रमुख थे, दो प्रकार थे। एक उदार नागरिक सिविक लिबरल नेशनलिज्म था, जिसमें सभी नागरिक जो संविधान और कानून को माने, वो है जो हमने अपनाया है, जो कांग्रेस की विचारधारा से आया या आज़ादी के आंदोलन में जो विकसित हुआ और फिर संविधान के जरिए इस देश में लागू हुआ। ये भारत का राष्ट्रवाद है जो यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और दूसरा राष्ट्रवाद था एथनिक ब्लड एंड सॉइल नेशनलिज्म, जिसमें जो नस्ल का एक ही भाषा, एक ही नस्ल, एक ही संस्कृति वाले लोग की अवधारणा थी। जर्मनी और इटली में इसी का इस्तेमाल हुआ। तो ये दूसरा वाला जो आइडिया था नेशनलिज्म का, जिसमें फांसीवाद आया, वो हमारे आरएसएस का आधार बना, उसकी विचारधारा बना और उसी के साथ उसने अपने आप को विकसित किया। तो ये है असली मामला। तो ये दो मॉडल थे, दोनों मॉडल में से एक मॉडल आरएसएस ने चुना और वही मॉडल उसको अपनाते हुए आगे बढ़ता रहा। अगर हम भारत को देखें, भारत में दोनों तरह के विचार आए। सबसे पहले जो विचार आया 1828 में आता रहा, लेकिन राजा राममोहन राय ने इसको पहली बार प्रतिष्ठित किया, इंडिया एक राष्ट्र है का विचार देकर। फिर 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, पहली बार अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक यूनिट माना, यानी एक राष्ट्र की कल्पना उस रूप में शुरू हुई जो टुकड़ों टुकड़ों में इस पूरे भूभाग में बटा हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसमें नेशनल शब्द रखा गया। ये यूरोपीय शब्द था, तो कांग्रेस ने भी यूरोप से ही बोरो किया है नेशनलिज्म, ओरिजिनल इंडिया का नहीं है। 1905 से 10 तक गोखले और गांधी
गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन नेशन का विचार लाए, तो गांधी इंडियन नेशन के साथ आए। फिर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज मांगा, जो कि पूरा यूरोपीय राष्ट्र राज्य का मॉडल था। और फिर जब 1947 में संविधान सभा बैठी और उसने संविधान बनाया, तो उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के संविधानों का जो मिश्रण था उससे बनाया, इसीलिए उसमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक राष्ट्र राज्य बना। और दूसरा रास्ता जो आया, जिसमें ये हम देखते हैं कि फासिज्म का, नस्लवाद का रूप है, वो 1905 के 10 में जो बंग भंग आंदोलन में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें भाषा और संस्कृति पर जोर था। जर्मन रोमांटिक राष्ट्रवाद की नकल थी, जो बाद में चलकर फासीवाद बनता है। 1906 से 21 तक सावरकर लंदन में रहे और वहाँ वो मैजनी और गैरीबाल्डी की उन्होंने किताबें पढ़ी। 1923 में उन्होंने हिंदुत्व नामक किताब लिखी। हिंदू जो भारत को पृथ्वी और पुण्य भूमि माने, ये भी शुद्ध जर्मन जो उसका था, उसका कॉपी किया गया था। ब्लड एंड सॉइल, ये जर्मनी में दूसरे शब्दों में होगा, लेकिन इसका अनुवाद इंग्लिश में ये था, ब्लड एंड सॉइल। और इसी को सावरकर ने अपने हिंदुत्व का आधार बनाकर इसको किया। फिर BS मुंजे के बारे में बताया मैंने, इटली गए, मुसोलिनी से मिले, बालिला और फासिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन देखे, लौटकर भोसले मिलिट्री स्कूल खोला, फिर RSS को उसी ढांचे पर उन्होंने आगे बढ़वाया। हेडगेवार ने RSS बनाया, दैनिक शाखाएं, खाकी निक्कर, डंडा, एक नेता का अनुशासन, सब का सब इटली जर्मनी की विशुद्ध नकल। 1938-39 में गोलवलकर ने वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड लिखी, सीधे जर्मन नस्लीय शुद्धता की तारीफ की। हम उसका उदाहरण आपको दे चुके हैं, जर्मन शुद्ध नस्ली शुद्धता की, और वो यहाँ भी यही चाहते थे, भारत में भी। 1940 के बाद RSS ने एक चाल, एक दल, एक नेता का नारा लगाया। ये हिटलर का एक नारा था, इन वॉक इन रीक इन फ्यूरर। इसी का ये हिंदी अनुवाद है जो RSS ने अपनाया। तो सारी चीजें आप मिलाकर देख लीजिए, पूरी तरह से RSS जो है वो विदेशी विचारधारा पर है, विदेशी विचारों पर है, विदेशी रणनीति पर है, विदेशी संगठनात्मक तौर तरीकों पर है, उसी तरह की मिलिट्री आकांक्षाएं उसकी हैं और उसी तरह के ऑपरेशन वो करता है। उसी तरह का नस्लवाद उसके अंदर भरा हुआ है, जो मुस्लिम द्वेष से प्रकट होता है, जो ईसाइयों के प्रति नफरत से प्रकट होता है। ये सारा कुछ पूरा का पूरा यूरोपीय है। तो अब आप सोचिए कि मानसिक गुलामी का शिकार असल में कौन है? सबसे ज्यादा मानसिक गुलामी किसके सिर पर काबिज है? कौन पूरी तरह से विदेशी विचारों के साथ इस पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने की, बदलने की कोशिश कर रहा है? भारत में हिंदू धर्म एक दूसरे तरह का धर्म है, जिसको ये यूरोपीय सोच के आधार पर डिफाइन करके RSS ने एक हिंसक और नफरत से भरा बना दिया है, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उस रूप में उसको पेश किया जा रहा है। लेकिन ये हिंदू धर्म का भी रूप बदल रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। जैसा हिंदू धर्म नहीं था, वैसा ये उससे ज़्यादा हिंसक और नफरत से भरा बना रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रचार हो रहा है, मैकाले, थॉमस मैकाले, शिक्षा, मानसिक गुलामी, ये सब अपनी जगह पर एक हद तक सही है, इनको पूरी तरह से दरकिनार करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये असली मानसिक गुलाम ये पूरी विचारधारा और इसको पालने पोसने और लागू करने वाले लोग हैं, जो यूरोप से आयातित रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये एपिसोड खास तौर पर कैसा लगा मैं जानना चाहूँगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसका भी उल्लेख कीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। नमस्कार।